मित्रों, अगले वीडियो में हमने संस्मरण विधा और चंद्रशेखर आजाद का परिचय प्राप्त किया। साथ ही हमने देखा कि लेखक किस तरह स्मृति और विस्मृति को व्याख्यायित करते हैं। अब इस संस्मरण में लेखक चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई यादों के माध्यम से उनके जीवन, उनके विरल व्यक्तित्व एवं उनकी निर्भीकता जैसे गुणों को कैसे उजागर करते हैं, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस संस्मरण में लेखक उनकी असाधारण प्रतिभा को उजागर करते हुए दिखते हैं। लेखक कहते हैं कि क्षण आते हैं और चले जाते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसी क्षणों के साथ हमारे मन में स्मृतियां अपनी छाप लगाती रहती है। समय के प्रवाह के साथ ऐसी स्मृतियां विस्मृति के कारण धुलती भी चली जाती है, लेकिन लेखक का कहना है कि कुछ स्मृतियां ऐसी होती है जिसकी हमारे मन के ऊपर एक कभी न मिटने वाली छवि अंकित हो जाती है और उसकी रूपरेखा सदैव हमारे भीतर अंकित होती है और ऐसी यादें क्षणों के श्रृंगार के समान होती है और क्षणों के अभिशाप भी हो सकती है, यानी कि वह उस समय के साथ जुड़ी हुई, उस समय को अलंकृत करने वाली सुखद भी हो सकती है और आहत करने वाली, तकलीफ देने वाली दुखद भी हो सकती है। लेखक कहते हैं कि दोनों प्रकार की ऐसी घटनाएं जो सुखद हो, जिसे याद करने से हमारे दिल को सुकून महसूस हो, ऐसी सुखपूर्ण परिस्थितियां या ऐसे व्यक्तियों की स्मृतियां धन्य है। ऐसी स्मृतियां क्षणों के श्रृंगार के समान है, यानी कि ऐसी परिस्थिति या व्यक्तियों का अस्तित्व जो समय पर भी ऐसा होता है जिस पर समय भी गर्व करता है और ऐसे व्यक्तियों को, उनकी अंकित छवि को कभी भी मिटा पाना संभव नहीं होता। समय के प्रवाह के कारण विस्मृति की जो प्रक्रिया होती है वह भी इनके संदर्भ में रुक जाती है, क्योंकि लेखक का कहना है कि उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोक करके स्वयं प्रतीक्षा करती है। ऐसे व्यक्ति की स्मृति से मन में उनके संत तत्व और विराग की अनुभूति से मन भर जाता है और चंद्रशेखर आजाद भी तो ऐसे ही व्यक्ति थे और उनका जीवन ऐसी घटना थी जिसकी स्मृति भी मन के लिए पुण्य के समान है। चंद्रशेखर आजाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे और इस तरह वे लेखक को हमेशा भैया कहा करते थे। इतना ही नहीं, लेखक का चंद्रशेखर आजाद से कभी किसी के घर पर, कभी सड़क पर या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर मिलना भी होता रहता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब जब भी उनका चंद्रशेखर से मिलना हुआ, तब जिस हालत में भी दिन के किसी भी क्षण उनको मिले, उन्होंने हमेशा ही लेखक के प्रति अग्रज के जैसा, यानी कि बड़े भाई के जैसा सम्मान दिखाया। जब भी लेखक को मिले, उन्होंने उनसे बड़े भाई के जैसा आदर दर्शाया। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े ही कृपण और मंतव्य के बड़े गुप्त होते हैं। वचन के कृपण यानी कि बहुत ही कम बोलना, कृपण यानी कि कंजूस, और मंतव्य के गोप्य होना यानी कि वे क्या सोचते हैं और किस विषय में
उनका क्या मंतव्य है यह छुपा कर रखना। लेखक कहते हैं कि ऐसे तो क्रांतिकारी ज्यादा नहीं बोलते हैं और अपनी बातें सभी के पास अभिव्यक्त नहीं किया करते हैं, लेकिन उन्होंने लेखक के साथ कोई ऐसा अंतर कभी भी नहीं रखा, क्योंकि लेखक का कहना है कि वे बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था, क्योंकि उनको अपनी कटी से लटके हुए यानी कि कमर और कमर पर बंधी हुई पिस्तौल और कंधे पर रखी हुई कारतूस की पेटी पर उनका संपूर्ण भरोसा था। वे हर वक्त दुश्मनों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था और अपने आप पर संपूर्ण भरोसा था। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था, हमारे देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक के अनेक युवान अपने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए आगे आए और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई युवान अपना घर और परिवार सब कुछ छोड़कर देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के सामने क्रांति की राह पर निकल पड़े। देश में अंग्रेजों का शासन होने की वजह से ये क्रांतिकारी खुलेआम तो अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्तियां नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें छुप करके अपनी गुप्त मंत्रणाओं को अंजाम देना पड़ता था। उसके लिए वे किसी जान पहचान वालों के यहाँ छिप करके अपनी योजनाएं बनाते और फिर उसे अंजाम देते थे। तो उन स्मृतियों को ताजा करते हुए लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जब भी किसी के वहां छिपे हुए होते हैं और ऐसे में अगर कभी दुश्मन उन्हें खोजते हुए वहां पर आ जाए तो वहां से निकलकर 3-4 घर छोड़कर आगे निकलने के बाद ही वे पलटवार करते थे। जिनके घर रुके हुए होते हैं उसके घर से दूर जाने के बाद ही वे पलटवार करते हुए गोलियां चलाते थे, ताकि जहां पर भी वे रुके हुए हैं, जिन्होंने भी उनको आश्रय दिया है, उनके कारण उनके जो आश्रयदाता है वो किसी भी प्रकार की तकलीफ में ना आ पड़े, उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आ पड़े। जैसे कि हमने अगली वीडियो में बात की कि 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन किया तो उनके कुछ हिंसात्मक परिणामों के कारण बीच में से ही उसको स्थगित कर दिया। तो ऐसे में देश के कई युवा नाराज हुए और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उनका दबा हुआ आक्रोश उफन कर बाहर आया हुआ था। तो उन्होंने गांधी जी से किनारा करके अपनी क्रांति की अलग राह बनाई और हिंसा को अपना मार्ग चुना। चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही युवाओं में से एक थे। अहिंसा से आजादी दिलाने में उनको विश्वास नहीं रहा था और कुटिल अंग्रेजों को वे उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहते थे। लेकिन हमारे लेखक तो महात्मा गांधी जी के विचारों के पक्ष में थे और अहिंसा को सही राह मानते थे। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद से उनकी कई बार उनके हिंसक मार्ग के बारे में आलोचना भी होती। कई घंटों तक वे उसके इस मार्ग चाहे कोई भी हो, दोनों की मंजिल तो एक ही थी और दोनों ही अपने अपने विचारों में ईमानदार थे। शायद इसीलिए
दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया। लेकिन लेखक इस बात का भी स्वीकार करते हैं कि उनका विचार केवल तर्क का श्रृंगार था। अपने विचार को व्यावहारिक रूप से रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के विचार थे वह कर्म की शोभा से प्रकाशित थे। लेखक कहते हैं कि आजाद का व्यक्तित्व इतना बलशाली था कि लेखक न चाहे तो भी उनके कामों में जुड़ जाते थे और उसमें गौरव का भी अनुभव करते थे। अब लेखक ठहरे अहिंसावादी और कई विस्फोट कार्य लेखक के उनके परिचय के अंत काल में हुए, तो ऐसे में वह जब भी लेखक को इस बारे में संकेत करके कुछ बताते तो लेखक उसका अनुमोदन नहीं करते थे और लेखक की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर सारी बात टल जाया करती थी। लेखक चंद्रशेखर आजाद के अंतर्बाह्य दोनों ही व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आजाद मानव शक्ति का कोई पुंज की तरह थे और जैसे वे खुद ही आत्मनिर्भरता का साक्षात स्वरूप थे। उनकी शिराओं में गर्म रक्त का प्रवाह बहता था। लेखक कहते हैं कि उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी, यानी कि वे केवल बड़े बड़े शब्द बोलने वाले नहीं थे, उनके कार्य बोला करते थे और वाणी तो मौन से ही सुशोभित थी। लेखक अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए कहते हैं कि न जाने कितने रूपों में, कितने अलग अलग परिधान में मैंने उसको देखा है। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और सलवार हो या फिर खादी का कुर्ता और बंगाली धोती, सभी प्रकार के परिधान उनको जचते थे। आमतौर पर वे खुले गले का कोट और धोती पहनते थे, लेकिन लेखक ने उनको सूट और हैट में भी देखा है और पंजाबी परिधान में भी। इस तरह लेकिन अलग अलग रूपों में उनको देखने के बाद इतना तो स्पष्ट रूप से लेखक कहते हैं कि हर एक प्रकार के वस्त्र में वे जचते थे, सभी वस्त्र में वे अच्छे ही लगते थे। चंद्रशेखर आजाद दुश्मनों को पल भर में ढेर करने वाले लोहे के जैसे सख्त थे, लेकिन भीतर से वे मक्खन के समान कोमल थे। इस बात का लेखक ने खुद अनुभव किया है। उनके पराक्रमों में और उनकी वीरता में जो उग्रता झलकती थी, उसका कारण राष्ट्र को गुलामी में से मुक्ति दिलाना था। व्यक्तिगत रूप से उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उसमें वे दया को कायरता मानते थे और क्षमा को आपत्ति का ही दूसरा नाम, क्योंकि दुश्मन जब दगाबाज और कूटनीति से भरे हुए हो, ऐसे में क्षमा का परिणाम आपत्ति को ही न्योता देने के बराबर होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं और मेरे जैसे कई लोग जो उदारता के पक्ष में थे, उनको उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि उनकी कार्य प्रणाली ही समीचीन है। समीचीन यानी कि समुचित या योग्य है। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य जैसे विषयों पर वाद विवाद के लिए तो उनके पास समय ही नहीं था और ऐसे तर्क वितर्क को तो वे अवकाश का वाणी विलास समझते थे। यह सारी बातें उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि
उनका एक ही लक्ष्य था और वह था देश को आजादी दिलाना। और इतना इनके बारे में लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी जो भी मान्यताएं या विचार मन में हिचक, शैथिल्य यानी कि दुर्बलता, कार्यभीरुता यानी कि कार्य करने से डर और पलायनवाद को अवसर मिले, उसका वे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि देश के लोगों को बेरहमी से मारने वाले दुश्मनों के लिए पाप और पुण्य जैसे विषय का विचार करना उन्हें उचित नहीं लगता था। लेकिन भले ही जिसे आज हम पाप और पुण्य मानते हैं, उस प्रकार की व्याख्या को वे न मानते हो, लेकिन उनका जीवन बहुत ही पवित्रता से भरा हुआ था। उनका मन बिल्कुल ही निर्मल था और नैतिक गुण बड़े ही उच्च कोटि के थे। लेखक उनको करीब से जानते हैं और इस कारण कह सकते हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दुश्मनों को बेधड़क ढेर कर देने वाले वे इतने कोमल और नागरिक या सुसंस्कृत हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आज उनका उन्मूलन हो जाने के बाद भी, उन्मूलन यानी कि जड़ से उखड़ जाना, तो उनके मिट जाने के बाद भी, इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चले जाने के बाद भी ऐसे अनेक लोग हैं जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद के प्रति प्रेम और ममता की जड़ें जमी हुई है और उसी कारण वे अपनी भावनाओं को अलग अलग माध्यम से व्यक्त करते हैं। राजनीतिक लोग इनकी सराहना करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के अग्रदूत के स्वरूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसको हार चढ़ाते हैं। इतिहासकार अपनी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा करते हैं। साहित्यकार अपने उपन्यास, कहानियां और काव्य रचनाओं के माध्यम से उन्हें अमर बना देते हैं। संपादक उनके ऊपर लेख और टिप्पणियां लिखते हैं। जो उनके साथी और सहकारी रहे हो, वह उनके बारे में सभाओं में भाषण देते हैं और उन्हें याद करके एकांत में आंसू बहाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं जो उन्हें निकट से जानता हूँ, निकट का उनका अनुभव करने वाला, लेकिन उनके कार्य क्षेत्रों से कोसों दूर, यानी कि उनके जैसे महान कार्य करने में असमर्थ ऐसा एक प्राणी में केवल इस सफेद कागज पर कुछ काली लाइनें खींचने के सिवाय उनके लिए और कर ही क्या सकता हूँ। मेरी इस पंक्तियों को उकसाने वाले, यानी कि यह लिखने के लिए प्रेरणा देने वाले प्रेरक बल भी वही है और उन्हीं की स्मृतियों को आज यह पंक्तियां मैं अर्पित करता हूँ। इस प्रकार अपने इस संस्मरण को वे चंद्रशेखर आजाद को अर्पित करते हैं। तो आज हमने प्रकरण 4 चंद्रशेखर आजाद संस्मरण का संपूर्ण अध्ययन किया।